कहते हैं कि किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो हमने प्रश्न 60 तक देख लिए थे। उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं और आज हम देखेंगे इससे आगे की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब भी करें प्लीज़ चैनल को, और अपनी कमेंट बॉक्स के जरिए राय भी मुझे ज़रूर देते रहें। और शुरू करते हैं अब हम आज की इस प्रश्नोत्तरी को। प्रश्न देखिए, मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताना है कि मैया दास की माड़ी नाम से किस उपन्यासकार ने उपन्यास लिखा है। क्या भीष्म साहनी ने, अमरकांत ने, राही मासूम रज्जा ने या फिर जगदीश चंद्र ने? तो देखिए जी, मैया दास की माड़ी यह उपन्यास है भीष्म साहनी द्वारा रचा हुआ। राइट, 1988 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की है और यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर राइट लिखा हुआ उपन्यास है यह। इसमें क्या किया है भीष्म साहनी जी ने? 1840 से लेकर 1920 ईस्वी तक ओके पंजाब के सामाजिक राजनीतिक, कौन से प्रांत के? पंजाब के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया है। यूं कह सकते हैं कि आप इसमें 3 पीढ़ियों को देखेंगे इस उपन्यास में, 3 पीढ़ियों को, जिसमें मैया दास, धनपत राय और हुकूमत राय जैसे नाम हैं। राइट, मतलब मैया दास के आगे की पीढ़ी धनपत, फिर उसके आगे की पीढ़ी हुकूमत राय। तो मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। सन 1988 में यह रचना हुई है, यह प्रकाशित हुआ है। देखिए, एक जो डेट रहती है ना, जो बुक्स में एक बिल्कुल सीक्वेंस दी होती है, एक रचना वर्ष की डेट होती है और एक होती है आपके प्रकाशन वर्ष की डेट भी अलग से होती है, और साथ ही अगर इसमें कोई आपको पुरस्कार मिला हो तो उसकी डेट भी अलग से होती है। लेकिन जो किसी किसी उपन्यास की सिर्फ एक ही डेट होती है, तो आप उसको चाहे रचना वर्ष मान लीजिए या फिर प्रकाशन वर्ष मान लीजिए। वैसे यह जो दी होती है प्रकाशन वर्ष की ही डेट होती है। तो 1988 इसकी डेट है और यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ उपन्यास है। ओके, नेक्स्ट उपन्यास देखिए, बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? बताना है। बेकसी का मजार किसका उपन्यास है? क्या अमृतलाल नागर का है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है, चतुरसेन शास्त्री का है या फिर विष्णु प्रभाकर का है? बेकसी का मजार, तो यह है प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास। राइट, विकल्प 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा और 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, यह उपन्यास बेकसी का मजार नाम से। चलिए आगे बढ़ेंगे। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? क्या राधा कृष्ण दास का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी, ठाकुर जगमोहन सिंह का है, बाल कृष्ण भट्ट का है या फिर लज्जा राम मेहता का है? तो देखिए जी, बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और यह 1886 में प्रकाशित हुआ था। 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी। यह उपन्यास बहुत ही सरल है, जो छोटे से छोटे बच्चे की समझ में भी आसानी से आ जाएगा। इसमें दरअसल एक डाकू की कहानी कही गई है जिसका नाम होता है विनायक। पहले तो शुरू में यह विनायक एक डाकू का रोल प्ले करता है इस उपन्यास में, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है और वह एक सज्जन पुरुष बन जाता है, जो विनायक होता है इस उपन्यास का मुख्य चरित्र नूतन ब्रह्मचारी का। तो यही कहानी है कि विनायक पहले एक डाकू होता है और फिर बाद में उसका हृदय परिवर्तन होके वह एक सज्जन पुरुष किस तरह बनता है, यही कहानी इस उपन्यास में कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? परती परिकथा उपन्यास का, झूठा सच उपन्यास का, मैला आंचल उपन्यास का या फिर गोदान उपन्यास का? तो देखिए, रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, उसी का यह पात्र है कालीचरण। दरअसल मैला आंचल की जो कथा है वह बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है, मैरीगंज गांव की। और इसमें डॉक्टर प्रशांत होते हैं
डॉक्टर प्रशांत नाम से, जो कि एक युवा डॉक्टर होते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी नौकरी पेशे के लिए वह इस मेरीगंज गांव को चुनते हैं। और इस उपन्यास में यानी कि मैला आंचल में मेरीगंज गांव के समाज की सच्चाई को ही बयां किया गया है। वहाँ के लोग जिस संघर्ष से गुजरते हैं, जिन दुखों का सामना करते हैं, उसी की कथा इस उपन्यास में कही गई है रेणु के द्वारा। और यह उपन्यास यानी कि मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था, 1954 में। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि इस उपन्यास का यह प्रसिद्ध पात्र है कालीचरण। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, मंगला और बालदेव इसके अन्य प्रसिद्ध प्रमुख पात्र हैं। राइट, तो आपने याद रखना है, यह एक आंचलिक उपन्यास है जो मेरीगंज गांव के संघर्ष को दिखाता है। इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? यानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचा हुआ उपन्यास कौन सा है? यही सच है तो नहीं है, चित्रलेखा भी नहीं है, गोदान भी नहीं है। विकल्प 2 यहाँ पर होगा, भुवन विक्रम। यह उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है और 1957 में यह प्रकाशन में लाया गया था। 1957 में प्रकाशित हुआ था यह उपन्यास और यह वैदिक युगीन कथा को बताता है। वैदिक युगीन कथा को बयां करता है, यह वैदिक युगीन उपन्यास है। राइट, भुवन विक्रम। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास नहीं है? बताना है, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? खंजर नयन, मानस का हंस और पहला गिरमिटिया, ये तीनों जीवनी परक उपन्यास हैं। खंजर नयन जो सूरदास के जीवन पर आधारित है, मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और ये दोनों अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं, अमृतलाल नागर जी के। और पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर आधारित है। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गिरिराज किशोर का है। और भूले बिसरे चित्र, यह जीवनी परक उपन्यास नहीं होगा, सही विकल्प यही होगा यहाँ पर। 1959 में यह रचा गया था। कौन? भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा द्वारा, भगवती चरण वर्मा द्वारा। और 1961 में फिर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 1961 में साहित्य अकादमी भूले बिसरे चित्र के लिए भगवती चरण वर्मा जी को। राइट, तो आपने याद रखना है, यह जीवनी परक उपन्यास नहीं है, बल्कि इसमें क्या किया गया है, एक संयुक्त परिवार की कथा का विघटन दिखाया गया है। एक मध्य वर्ग के उदय का विघटन, उदय को दिखाया गया है। सामंतवादी की जो पूंजी व्यवस्था होती है, पूंजीवादी व्यवस्था किस तरह से वो पराजित होती है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास दिखाया गया है। ये 3-4 बिंदु, मतलब भूले बिसरे चित्र के माध्यम से, देखिए आपका नाम ही देखिए आप उपन्यास का, भूले बिसरे चित्र, तो इन 3-4 प्रमुख घटनाओं को आधार बनाया गया है इस उपन्यास का भगवती चरण वर्मा के द्वारा। ओके, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? बताना है दिए गए विकल्पों में से कि कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़ और रत्ना की बात। देखिए रत्ना की बात, यह उपन्यास रांगे राघव का है, रांगेय राघव द्वारा रचा हुआ। और इसमें तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली की जीवन गाथा को बयां किया गया है इस उपन्यास में, यानी कि तुलसीदास और रत्नावली की जीवन पर आधारित है यह उपन्यास और यह पूरा उपन्यास है रांगे राघव का। जबकि ऊपर के तीनों, इरावती जो कि आपकी जयशंकर प्रसाद का है, प्रसाद का अधूरा उपन्यास है, और मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है ना, प्रेमचंद जी का। और चोटी की पकड़ यह निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अधूरा उपन्यास है। राइट, लेकिन रत्ना की बात रांगे राघव का एक पूर्ण उपन्यास है जो तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, या फिर तिलस्मी अय्यारी का उपन्यास है, या सामाजिक उपन्यास है? तो देखिए भाग्यवती एक सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में आता है और यह 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा रचा गया है? श्रद्धा राम फिलौरी द्वारा। श्रद्धा राम फिलौरी का महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका भाग्यवती, श्रद्धा राम फिलौरी जी का।
इनमें से कौन सा ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है, बताना है। ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास का क्या नाम है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा या तेरी मेरी उसकी बात। देखिए, ईलाचंद्र जोशी द्वारा रचा हुआ उपन्यास का नाम है मुक्तिपथ। विकल्प 2 सही उत्तर होगा। और 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है मुक्तिपथ का। ओके, जो ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था? सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक पूछा है। क्या बाजारे हुस्न नाम था, गोशाए आफिमत, या चुगाने हस्ती, या हम खुरमा हम नवाब? तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी जो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और बाद में इन्हीं उपन्यासों को इन्होंने हिंदी में भी रूपांतरित किया, हिंदी में भी लिखा। तो सेवा सदन का नाम था, उर्दू नाम बाजारे हुस्न। सेवा सदन यह 1918 में हिंदी में हमारे सामने आया था, 1918 ईस्वी में। और बाजारे हुस्न उर्दू में यह आया था 1917 ईस्वी में। और जो गोशाए आफिमत है या गोशाए आफियत भी इसे कहा जाता है, इसका हिंदी नाम था प्रेमाश्रम। यह भी हमें पता होना चाहिए, प्रेमाश्रम, राइट। और हिंदी में प्रेमाश्रम के रूप में यह 1922 में हमारे सामने आता है, 1922 ईस्वी में। और चौगाने हस्ती रंगभूमि जो उपन्यास है उसी का उर्दू स्वरूप है। मतलब चौगाने हस्ती और हिंदी में रंगभूमि। और रंगभूमि कब आता है हमारे सामने? 1925 में, 1925 ईस्वी में। और हम खुरमा हम नवाब, यह जो उपन्यास है वह आता है प्रेमा नाम से, जिसमें 2 सखियों का वर्णन होता है प्रेमा नाम से। कब? 1907 ईस्वी में, सॉरी 1907 इस तरह से, राइट, ईस्वी में। तो आप हमें यह पता होने जरूरी है सभी नाम कि उर्दू नाम क्या थे, इनके उर्दू शीर्षक और हिंदी नाम क्या थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर का है, मानस का हंस भी अमृतलाल नागर का है, बूंद और समुद्र भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है, राइट। भूले बिसरे चित्र यह अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है, यह है भगवती चरण वर्मा का। किसका है? भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। यह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, राइट। तो याद रखना है कि भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है और सुहाग के नूपुर, मानस का हंस और बूंद और समुद्र ये अमृतलाल नागर जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित नहीं है? राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित नहीं है पूछा है। सिंह सेनापति तो राहुल सांकृत्यायन का है, जय योध्या भी और दिवोदास भी, ये तीनों उपन्यास राहुल सांकृत्यायन के हैं। जबकि व्यतीत उपन्यास जिनेंद्र कुमार का है, जिनेंद्र कुमार का, राइट। और व्यतीत उपन्यास का जो समय है वह है 1937 ईस्वी, 1937 ईस्वी। तो आपने याद रखना है व्यतीत उपन्यास है त्याग पत्र भी इन्हीं का उपन्यास है, मतलब जिनेंद्र कुमार का, राइट। तो व्यतीत उपन्यास भी जिनेंद्र कुमार का ही है, राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। नेक्स्ट उपन्यास भी जिनेंद्र कुमार से ही संबंधित है। देखिए कि मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? क्या निर्वासित उपन्यास की, परख उपन्यास की, त्यागपत्र या फिर अंतराल? तो जिनेंद्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास है त्यागपत्र, जिसकी प्रमुख पात्र हैं मृणाल। और इसमें मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है। इस उपन्यास में, त्यागपत्र में, स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही स्वरूप का, विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण है इस उपन्यास में। और यह जो त्यागपत्र है ना, यह 1937 ईस्वी का उपन्यास है, 1937 ईस्वी का। तो याद रखना है जिनेंद्र कुमार का यह उपन्यास है, ओके। और जो त्यागपत्र है यह किसका उपन्यास है? जिनेंद्र कुमार का, जिनका व्यतीत उपन्यास भी अभी हमने पीछे देखा। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित। देखिए, क्या आवा है, सम्रांगण है, अनित्य है या अंतर्वर्षी है?
तो आपके जो चित्रा मुदगल जी हैं, ओके, चित्रा मुदगल उनका प्रसिद्ध उपन्यास है आंवा नाम से, और यह कब प्रकाशित हुआ था? 2000 ईस्वी में, जो कि बंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। याद रखना है, महत्वपूर्ण उपन्यास है ये सभी के सभी। और किसका उपन्यास है यह? चित्रा मुदगल जी का, जो महिला उपन्यासकार है। चित्रा मुदगल जी का है आंवा उपन्यास। आगे बढ़िए, देखिए, निम्न में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? महत्वपूर्ण बात, स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किस उपन्यास को माना जाता है? क्या मित्रों मरजानी उपन्यास को, कठगुलाब उपन्यास को, आंवा को, या फिर चाक उपन्यास को? तो मित्रों मरजानी उपन्यास, इसे ही स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। 1967 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1967 ईस्वी, 1967, ओके। और यह कृष्णा सोबती जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, कृष्णा सोबती जी का मित्रों मरजानी, राइट, जो कि आपके स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है, जिसको उपन्यास को, मित्रों मरजानी उपन्यास को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव का नाम बताना है। कौन सा गांव चित्रित है आधा गांव उपन्यास में? क्या गंगोली गांव है, शिवपालगंज है, मैरीगंज, या फिर बेलारी? सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये चारों के चारों नाम जो दिए गए हैं विकल्प में, महत्वपूर्ण गांव के नाम हैं, ये जो उपन्यासों से ही संबंधित है। आधा गांव जो राही मासूम रज्जा का उपन्यास है, राही मासूम रज्जा द्वारा। और कब आया था यह उपन्यास? 1966 ईस्वी में आया था, 1966 में। गंगोली नाम है, आधा गांव उपन्यास में जो गांव चित्रित है उसका नाम है गंगोली। और शिवपालगंज, यह गांव आया है राग दरबारी उपन्यास में, राग दरबारी उपन्यास में, जो किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का, श्रीलाल शुक्ल कृत उपन्यास है राग दरबारी, जो 1968 ईस्वी का उपन्यास है। महत्वपूर्ण उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, और उसी में शिवपालगंज गांव का जिक्र आता है। और मैरीगंज, ये तो हमने अभी देखा, मैला अंचल रेणु का, है ना, मैला अंचल उपन्यास जो 1954 में आता है, 1954 ईस्वी में, उसी का प्रसिद्ध गांव है मैरीगंज। और बेलारी, यह गोदान उपन्यास का प्रसिद्ध गांव है, गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का, 1936 ईस्वी में यह उपन्यास आया था। और इसमें दो प्रांत प्रमुख हैं, बेलारी और सेमरी। एक और नाम याद रखना है, सेमरी, बेलारी और सेमरी गोदान उपन्यास के गांव हैं, दो गांव, ठीक है। और गंगोली आपका आधा गांव का है, और शिवपालगंज राग दरबारी, और मेरीगंज मैला अंचल। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखनी है आपने। प्रश्न 77 है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास। क्या ग्लोबल गांव का देवता? नहीं। मुन्नी मोबाइल भी नहीं है, जिंदा मुहावरे भी नहीं है। तो गुनाह बेगुनाह, गुनाह बेगुनाह, यह है मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास। महिला उपन्यासकार है मैत्रेयी पुष्पा जी, उन्हीं का उपन्यास है गुनाह बेगुनाह, जिसमें उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर का चित्रण प्रस्तुत किया है हमारे सामने, राइट। छप्पर उपन्यास के लेखक कौन हैं? छप्पर उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा, मोहन दास नैमिष द्वारा, सूरजपाल चौहान, या जयप्रकाश करदम द्वारा? तो बताना है। देखिए, छप्पर उपन्यास है जयप्रकाश करदम का लिखा हुआ उपन्यास, और 1944 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ उपन्यास है, 1944 ईस्वी में जयप्रकाश करदम द्वारा लिखा हुआ। और ये सभी यहाँ पर दलित उपन्यासकार हैं, राइट। नेक्स्ट है, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? देहाती दुनिया नाम से किस लेखक ने उपन्यास लिखा है? क्या राम वृक्ष बेनीपुरी जी, सुदर्शन शिव पूजन सहाय, या राहुल सांकृत्यायन? तो देखिए जी, आपकी देहाती दुनिया है शिव पूजन सहाय का उपन्यास, 1926 में, 1926 ईस्वी में यह उपन्यास हमारे सामने आया है। और यह एक आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास, राइट। और शिव पूजन सहाय के बारे में आप जानते होंगे, इन्हें भाषा का जादूगर कहा जाता था, भाषा का जादूगर। और यदि पूछे कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है,
तो क्या लिखेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, लेकिन शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उपन्यास की यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, पढ़ते हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। यह पंक्तियां किस उपन्यास से हैं? क्या मैला आंचल से, पीढ़ियां उपन्यास से, कालकथा उपन्यास से, या इन्हीं हथियारों उपन्यास से? तो ये जो काव्य पंक्तियां आप देख रहे हैं, राइट, यह है मैला उपन्यास की पंक्तियां। ओके, गद्य पंक्तियां हैं ये, सॉरी। और इसमें मैला आंचल उपन्यास रेणु का है, हम अच्छे से जानते हैं, रेणु फणीश्वर नाथ रेणु जी, और जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। और मैला आंचल उनके द्वारा रचा हुआ एक आंचलिक उपन्यास है। 1954 ईस्वी इसका रचना वर्ष है या प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। ओके, और मैला आंचल की ही यह प्रमुख पंक्तियां हैं। निम्न में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? अप्रवासी जीवन से। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को इस तरह से तैयार किया गया है कि साथ में इनकी विषय वस्तु भी बताई गई है। ओके, वेदिन उपन्यास, लाल पसीना उपन्यास, लेकिन दरवाजा या निर्वासन उपन्यास। तो बताना है कि अप्रवासी जीवन का संबंध किस उपन्यास से है? तो अभिमन्यु अनंत द्वारा लिखा हुआ लाल पसीना उपन्यास से। ओके, किसके द्वारा लिखा हुआ है यह? अभिमन्यु अनंत। ये स्वतंत्रता उपन्यासकार हैं। स्वतंत्रता के बाद जो उपन्यासकार आते हैं, जिनको स्वतंत्रता उपन्यासकार के नाम से भी जाना जाता है, अभिमन्यु अनंत। और 1977 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, लाल पसीना उपन्यास का। इसमें इन्होंने अप्रवासी जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास का नाम बताना है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से क्या धूर्त रसिक लाल, श्यामा स्वप्न, निसहाय हिंदू, या 100 अजान एक सुजान? तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, दिए गए विकल्पों में से विकल्प 4, 100 अजान एक सुजान। ओके, 1892 में यह प्रकाशित हुआ, 1892 ईस्वी में, 1892 में 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा हुआ। आगे बढ़ेंगे। सूखा बरगद उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। क्या असगर बजाहत का उपन्यास है सूखा बरगद, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, मंजूर एहतेशाम का है, या मेहरुनिसा परवेज का रचा हुआ उपन्यास है सूखा बरगद? देखिए, ये है विकल्प 3, मंजूर एहतेशाम द्वारा लिखा हुआ। मंजूर एहतेशाम का उपन्यास है सूखा बरगद, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1986, यानी कि 1986 ईस्वी। ओके, मंजूर एहतेशाम का प्रसिद्ध उपन्यास सूखा बरगद। नेक्स्ट देखिए, सूरज का 7वां घोड़ा, इस उपन्यास के लेखक कौन है? या फिर सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास किसके द्वारा लिखा हुआ है? क्या धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, या मोहन राकेश? तो धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। और कब लिखा गया है यह? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में हमारे सामने आता है सूरज का 7वां घोड़ा नाम से। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? भीष्म साहनी का उपन्यास कौन सा नहीं है? क्या झरोखे, कड़ियां, बसंती, या फिर पीढ़ियां? बाकी तीनों तो हैं भीष्म साहनी के, लेकिन कड़ियां नहीं हैं, सॉरी पीढ़ियां नहीं हैं। ओके, यहाँ पर ये मिलते जुलते हैं, कई बार धोखा भी हो जाता है। तो पीढ़ियां उपन्यास नहीं है, यहाँ पर विकल्प 4 होगा सही उत्तर। पीढ़ियां उपन्यास, यह किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर साहब का, जिन्होंने खंजन नयन, है ना, मानस का हंस जैसे उपन्यास लिखे हैं, बूंद और समुद्र उपन्यास लिखा है अमृतलाल नागर ने। तो पीढ़ियां उपन्यास भी इन्हीं का है, अमृतलाल नागर का। और 1990 का उपन्यास है यह, 1990। ठीक है, तो पीढ़ियां उपन्यास विकल्प 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम बताना है। मछुआरों के जीवन पर आधारित, देखिए, बूंद और समुद्र तो नहीं है, सागर लहरें और मनुष्य भी नहीं है, डूब उपन्यास भी नहीं है।
वरुण के बेटे यह नागार्जुन का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? नागार्जुन, जो विद्रोही कवि, जन कवि रहे हैं नागार्जुन। और आप देखिए, यह उपन्यास है वरुण के बेटे नागार्जुन का 1957 का उपन्यास, 1957 ईस्वी का उपन्यास है, वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा पहला उपन्यास क्या पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा या चारू चंद्रलेख? तो देखिए जी, बाणभट्ट की आत्मकथा को इनका पहला उपन्यास माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1946 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष रहा है। वैसे भी ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही हैं, पुनर्नवा भी, अनामदास का पोथा भी, और चारू चंद्रलेख भी, और बाणभट्ट की आत्मकथा। लेकिन पहला पूछा है तो बाणभट्ट की आत्मकथा होगा, और 1946 ईस्वी का समय है। नेक्स्ट देखिए, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका का नाम बताना है। लेखिका, पीली आंधी उपन्यास किसने लिखा है? क्या कृष्णा अग्निहोत्री ने, प्रभा खेतान ने, मैत्रेयी पुष्पा ने या चित्रा मुद्गल ने? तो आपकी पीली आंधी उपन्यास लिखा है प्रभा खेतान ने। विकल्प 2 सही उत्तर होगा। कब लिखा है? 1996 ईस्वी में, 1996, 1996 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे हम फटाफट से। आगे है 19वीं शताब्दी के मध्यमवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण क्या देवरानी जेठानी की कहानी में, रानी केतकी की कहानी में, वामा शिक्षक उपन्यास में या भाग्यवती उपन्यास में? तो देवरानी जेठानी की कहानी, विकल्प 1 सही उत्तर। इस उपन्यास में 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। पंडित गौरी दत्त का यह उपन्यास है। पंडित गौरी दत्त का यह उपन्यास है 1870 ईस्वी का, 1870 ईस्वी का। नेक्स्ट देखिए, विषय वस्तु के साथ प्रश्न बनाए गए हैं। कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जो कामकुंठा की शिकार रहती हैं, क्या जिंदगी नामा, अनित्य उपन्यास में, शेष यात्रा उपन्यास में या सूरजमुखी अंधेरे के इस उपन्यास में? तो कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, जिसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किया गया है। और कौन सा उपन्यास है वह? सूरजमुखी अंधेरे के, विकल्प 4 सही उत्तर। कृष्णा सोबती जी का यह उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे के, 1972 ईस्वी का समय है, 1972 ईस्वी, 1972, राइट। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? देखिए, उपन्यासों के पात्र भी पूछे जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? क्या दीर्घतपा उपन्यास का, कितने चौराहे उपन्यास का, मैला आंचल उपन्यास का या फिर प्रति परिकथा उपन्यास का? तो जो आपके विश्वनाथ प्रसाद हैं वह है आपके मैला आंचल, जो रेणुका ही है ना, रेणुका है, आंचलिक उपन्यास 1954 ईस्वी का। इसके एक और पात्र हैं यहाँ पर, कौन? विश्वनाथ प्रसाद, राइट। याद रखना है, मैला आंचल की ही ये प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन क्या जयवर्धन उपन्यास में, शेखर एक जीवनी उपन्यास में, सन्यासी उपन्यास में या संघर्ष उपन्यास में? तो देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास जो अज्ञेय का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं आपके अज्ञेय, मनोविश्लेषणवादी, और यह मनोवैज्ञानिक श्रेणी का ही उपन्यास है इनका, राइट। तो यह 2 भागों में रचित उपन्यास है अज्ञेय का, शेखर एक जीवनी। मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि शेखर के माध्यम से इसमें किस तरह की बात कही गई है। जो शेखर ऐसा प्रत्येक जो तर्क वितर्क करता रहता है और समाज की किसी भी धारणा को वह नहीं मानता, अपने तर्क के द्वारा ही वह समाज को बदलना चाहता है। तो 2 भागों में रचित यह उपन्यास है अज्ञेय का। पहला भाग इसका 1940 में आया था और दूसरा भाग 1944 में आया था। ओके,
तो इस तरह से आपने याद रखना है। और इसमें बाल वय संधि और किशोर मन का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक अंकन प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? भूदेव मुखोपाध्याय ने, राधाचंद्र गोस्वामी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जो पितामह माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उन्होंने ही नॉवेल के अर्थ में उपन्यास का क्या किया था? प्रथम प्रयोग किया था। और यह कहना रहा है आलोचक गोपाल राय का। ओके, क्या माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट देखिए, पांड्य वेचन शर्मा उग्र द्वारा रचा हुआ उपन्यास कौन सा नहीं है, बताना है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी या दिल्ली का दलाल? तो देखिए, पांड्य वेचन शर्मा द्वारा रचा हुआ उपन्यास जो नहीं है वह है दिल्ली का कलंक, विकल्प 2। बाकी चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल ये पांड्य वेचन शर्मा उग्र के महत्वपूर्ण उपन्यास है। दिल्ली का कलंक यह ऋषभ चरण जैन का है, ऋषभ चरण जैन द्वारा रचा हुआ उपन्यास है दिल्ली का कलंक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्नाटक कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है? कर्नाटक कबीले जो होते हैं ना, उनके जीवन यथार्थ का जिसमें चित्रण किया गया है और विविध पक्षों को आधार बनाया गया है, कौन सा उपन्यास है वह? कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में बास या कब तक पुकारूं या किस्सा गुलाम? तो देखिए जी, रांगे राघव का एक उपन्यास है जिसका नाम है कब तक पुकारूं। ओके, रांगे राघव का उपन्यास कब तक पुकारूं। इसमें क्या किया है रांगे राघव जी ने? रांगे राघव का उपन्यास है यह कब तक पुकारूं, जिसमें कि कर्नाटक कबीलों के जीवन यथार्थ को के विविध पक्षों को आधार बनाया गया है इसकी कहानी को। राजस्थान में, राजस्थान की सीमा पर एक गांव होता है, छोटा सा गांव, वहीं की कहानी यहाँ पर बताई गई है। बेसिकली 1920 से लेकर 1950 ईस्वी के बीच की कहानी को इस उपन्यास का मुख्य केंद्र बनाया गया है, जो कर्नाटक समुदाय को लेकर लिखी गई है। और यह कहानी 2 भागों में लिखी गई है, 2 भागों में। ओके, जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे ना, इसकी कहानी को, तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। बट जो इसका मेन केंद्रीय विषय है वह यही है कि राजस्थान की सीमा पर बसे एक गांव के कर्नाटक कबीलों के जीवन यथार्थ को प्रस्तुत करता है यह उपन्यास। आगे बढ़ेंगे हम आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर। देखिए, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, यह रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण इसमें किया गया है। तो बताना है किस में किया गया है, कौन से उपन्यास में? 7 नदियां एक समुंदर में, चक्रव्यूह उपन्यास में, धूप छाही रंग में या किस्सा लोकतंत्र में? तो 7 नदियां एक समुद्र उपन्यास, यह उपन्यास है हमारी नासिरा शर्मा का। ओके, महिला उपन्यासकार हैं नासिरा शर्मा, उन्हीं का उपन्यास है यह, जिसका नाम है आपकी 7 नदियां एक समंदर, जो 1984 में आया था, 1984 में, राइट। जिसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति को इस उपन्यास का केंद्रीय विषय बनाया गया है। नेक्स्ट, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण, क्या बसंती उपन्यास में, मैयादास की माड़ी उपन्यास में, कुंतो उपन्यास में या समय सरगम उपन्यास में? तो आपने देखा मैयादास की माड़ी उपन्यास, पीछे भी देखा हमने भीष्म साहनी का उपन्यास है, यह भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। ओके, जिसमें कि सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यवादी साम्राज्यशाही का चित्रण जिस उपन्यास का केंद्रीय विषय बनाया गया है, या इस विषय को यह प्रस्तुत करता है मैयादास की माड़ी। 1988 ईस्वी में यह उपन्यास हमारे सामने आता है, 1988 ईस्वी में भीष्म साहनी द्वारा रचा हुआ। देखिए, जितने भी विकल्पों में ये ऑप्शंस रहती हैं, विकल्प रहते हैं, मैं सभी के बारे में आपको बता सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएंगी। जबकि मैंने कोशिश की है कि हर एक विकल्प को
प्रश्न के तौर पर आपने आपके सामने रखा है मैंने। ओके, तो आपने घबराना नहीं, सारे के सारे तथ्य मैं क्लियर करूंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फणीश्वर नाथ रेणुके किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? देखिए, रेणु के ही उपन्यास हैं सारे, मैलांचल भी, जुलूस भी, परती परी कथा भी, कलंक मुक्ति भी। तो बताना है, लेकिन ये वाली जो लाइनें हैं यह किस उपन्यास में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन रेणु जी ने किस उपन्यास में किया है? तो जुलूस उपन्यास में। आप नाम से याद रख सकते हैं कि देखिए, इन हिंदू शरणार्थियों का पाकिस्तान से एक पूरा का पूरा जुलूस आया था जो बिहार के पूर्णिया जिले में बसा था। तो उन्हीं की दारुण कथा इस उपन्यास में कही गई है, और यह रेणु का जुलूस उपन्यास 1965 में हमारे सामने आया था, 1965 ईस्वी में, 1965 में, राइट। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास किस लेखक का है या किस उपन्यासकार का है? श्रीलाल शुक्ल का है, नरेश मेहता का है, हिमांशु श्रीवास्तव का है, या फिर शैलेश मटियानी का है? दे देखिए, सूनी घाटी का सूरज यह उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का, विकल्प एक सही उत्तर। और 1957 ईस्वी का यह उपन्यास है, 1957 ईस्वी, राइट। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व, महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, क्या मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजर नयन, या नाच्यो बहुत गोपाल? सबसे पहले तो बता दूं, ये सारे जो यहाँ पर विकल्प हैं यह हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचे हुए उपन्यास। अमृतलाल नागर जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं उन्हीं के यह उपन्यास हैं सारे के सारे। लेकिन बताना है काम और राम का द्वंद्व उनके किस उपन्यास में है? तो मानस का हंस में, राइट। काम और राम का द्वंद्व मानस का हंस, जो कि तुलसीदास जी के जीवन पर केंद्रित है उपन्यास है, तुलसीदास जी के जीवन पर। ओके, और कब यह उपन्यास? 1972 में, 1972 में आया था हमारे सामने। ओके, काम और राम का द्वंद्व है अमृतलाल नागर के मानस के हंस उपन्यास में, जो तुलसीदास जी के जीवन पर केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास में, परीक्षा गुरु में, आदर्श दंपति में, या प्रणयिनी परिणय उपन्यास में? तो परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचा हुआ, विकल्प 2 यहाँ पर सही होगा। किसके द्वारा रचा हुआ है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा। ओके, कब? 1882 में, 1882। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसमें रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा कही गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए निशान गलत लगा है, 2 इसका 2 नंबर सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। मुरारी और नरगिस पर आधारित उपन्यास कौन सा है भाई? मुरारी और नरगिस, देखिए पात्रों के नाम है यह, क्या आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, या सत्याग्रह? तो मुरारी और नरगिस पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, और यह किसका उपन्यास है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का, पांडे बेचन शर्मा उग्र का, राइट। 1927 ईस्वी का उपन्यास है यह, 1927 ईस्वी, और यह यौन चेतना का उपन्यास है, यौन चेतना का उपन्यास है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, 1927 ईस्वी का, जिसका नाम है चंद हसीनों के खतूत, विकल्प 2 सही उत्तर। राही मासूम रजा के द्वारा रचा हुआ उपन्यास कौन सा नहीं है? पूछा है, नहीं है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा बी आरजू? तो राही मासूम रजा द्वारा जो रचा हुआ उपन्यास नहीं है वह है समर शेष है, विकल्प 3 समर शेष है। यह विवेकी राय का उपन्यास है,
किसका उपन्यास है? विवेकी राय जी का 1988 का, 1988, 1988 का यह उपन्यास है। ओके, विवेकी राय जी का। बाकी टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू, ये राही मासूम रजा जी की ही उपन्यास हैं और आधा गांव उपन्यास भी इन्हीं का है। ओके, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्या, यानी कि कौन सा विकल्प जो दिया गया है यहाँ पर, तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? बताना है। क्या सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह या फिर अतीत की गौरव गाथाएं? तो देखिए जी, विकल्प 2, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, यह जो है तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। दरअसल तमस जो उपन्यास है ना, वह भीष्म साहनी द्वारा रचा हुआ उपन्यास है, भीष्म साहनी द्वारा। ओके, जिसमें सांप्रदायिकता को विषय बनाया गया है। और वैसे भी यह साहनी जी का 1973 ईस्वी का उपन्यास है, जो सांप्रदायिक दंगों को जिसमें दिखाया गया है ना, तमस उपन्यास में। और इस यानी कि सांप्रदायिक भावना के निर्माण में जो सहायक तत्व नहीं है, वह होगा विकल्प 2, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। आगे देखिए, औपन्यासिक काव्य पंक्तियां हैं कि अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है और संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं होता, हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। बताना है कि ये पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र के द्वारा कही गई हैं? गोविंदी के द्वारा, सोना के द्वारा, सीलिया के द्वारा या मालती के द्वारा? तो देखिए जी, यह काव्य पंक्तियां कही गई हैं गोदान उपन्यास में मालती के द्वारा। विकल्प 4 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आपको पता है गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, 1936 ईस्वी का उपन्यास, राइट, जो एक काव्यात्मक उपन्यास माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। और आपने जितने भी महत्वपूर्ण ये उपन्यास हैं उन सब की केंद्रीय विषय वस्तु को याद रखना है कि कौन सा उपन्यास किस कथा पर आधारित है, उसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है और कब उसे कौन सा सम्मान या पुरस्कार मिला है वह याद रखना है, और उस उपन्यास के जितने भी प्रमुख पात्र हैं उनको याद रखना है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। रचना वर्ष पूछा जाएगा, क्रम वाइज पूछे जाएंगे आपसे, है ना, और उसकी या केंद्रीय विषय वस्तु पूछी जाएगी या फिर उसके पात्रों को पूछा जाएगा। तो उपन्यास से यही इतने 6-7 तरह के प्रश्न बनते हैं जिन्हें आपने देखना है जरूर। आगे देखते हैं, यशपाल के उपन्यास, यशपाल द्वारा रचा हुआ उपन्यास है झूठा सच, उसमें दौलत राम आजाद को किस राजनीतिक दल का सदस्य बताया गया है? दौलत राम आजाद जो झूठा सच उपन्यास का एक प्रमुख पात्र है, तो बताना है वह कौन से राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस राजनीतिक दल का या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का या मुस्लिम लीग का या जनसंघ का? तो देखिए, यशपाल का जो झूठा सच है उसमें जो दौलत राम है वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताया गया है। और यह झूठा सच उपन्यास कब आया था हमारे सामने? देखिए, 2 भागों में यह आया है, 2 भाग हैं इस उपन्यास के। यशपाल कृत झूठा सच के 2 भाग हैं। पहला 1958 में आता है पहला भाग, और दूसरा आता है 1960 में, ठीक है। और इसमें जो दौलत राम है ना, उसे कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य दिखाया गया है या बताया गया है। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास का केंद्रीय विषय है या किस उपन्यास में वर्णित है या उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी में, वामा शिक्षक में, भाग्यवती में या निसहाय हिंदू में? तो देवरानी जेठानी की कहानी जो पंडित गौरीदत्त कृत है, विकल्प 1 यहाँ पर देखिए, पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी जो कब आया था? 1870 ईस्वी में आया था। उसी का पात्र है, देखिए कौन? सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे, आपका बंटी या शेखर एक जीवनी? तो आपको पता ही होगा कि किस उपन्यास में तलाकशुदा माता पिता की कहानी कही गई है और उसकी जो संतान होती है उनकी मानसिकता को
दर्शाया गया है। तो आपका बंटी जो मनु भंडारी का उपन्यास है ना, मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, कब का उपन्यास है? 1971 ईस्वी का यह उपन्यास है, 1971। ओके, जिसमें तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित कथा को कहा गया है या घटना को कहा गया है। अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। देखिए उपन्यासों की भी श्रेणियां होती हैं। कुछ उपन्यास आपकी पुरातन सभ्यता को बयां करते हैं, लाइक ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं। कुछ सामाजिक सांस्कृतिक उपन्यास होते हैं, कुछ ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास होते हैं। कुछ राजनीतिक विषय पर लिखे गए राजनीतिक उपन्यास होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक उपन्यास होते हैं। तो इस तरह से ये उपन्यासों की श्रेणियां हैं, राइट। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा उपन्यास किस तरह का उपन्यास है। तो यहाँ पर पूछा है ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है, पूछा है कौन सा नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते या वैशाली की नगर वधु। तो यहाँ पर होगा सही उत्तर टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। ओके, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है 1946 ईस्वी का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह किस तरह का उपन्यास है, टेढ़े मेढ़े रास्ते। आगे देखिए, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो हमने पहले भी देखा है, इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है। यह प्रश्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के साथ साथ ही हिंदी थिएटर के जनक या पितामह भी माने जाते हैं भारतेंदु जी। ओके, जो मात्र 35 वर्ष का अल्प जीवन ही इन्होंने जिया है, 35 वर्ष। अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? क्या पहला गिरमिटिया में, जुगलबंदी उपन्यास में, परिशिष्ट उपन्यास में, या फिर तीसरी सत्ता उपन्यास में? तो देखिए, पहला गिरमिटिया जो गिरिराज किशोर का उपन्यास है, किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। यह 1999 में रचा हुआ, 1999, राइट। पहला गिरमिटिया जो M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। और देखिए, इसमें अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। ओके, पहला गिरमिटिया नाम से जो M.K. गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है 1999 का। किसका है? गिरिराज किशोर जी का है। फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? बताना है। फ्लैशबैक शैली या इसको पूर्व दीप्ति शैली भी कहा जाता है, पूर्व दीप्ति शैली। तो बताना है, फ्लैशबैक शैली या पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नदी की द्वीप, एक बूंद सहसा उछली, शेखर एक जीवनी, या अपने अपनी अजनबी। तो देखिए, अगेय के ये उपन्यास है सभी के सभी, लेकिन जो फ्लैशबैक शैली में लिखा गया उपन्यास है वह है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी अगेय जी का 2 भागों में उपन्यास है। पहला भाग इसका 1940 में आया था और दूसरा 1944 में आया था, राइट। और इसमें अगेय जी ने शेखर के बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन प्रस्तुत किया है, राइट। शेखर के बाल वयः संधि और किशोर मन को, और शेखर के व्यक्तित्व को उपन्यास का विजन बनाकर प्रस्तुत किया गया है, राइट। जबकि जो नदी के द्वीप उपन्यास है अगेय जी का, ओके, जो कब का उपन्यास है? 1951 ईस्वी का उपन्यास है अगेय जी का, नदी के द्वीप। इसमें इन्होंने रेखा, भुवन तथा गोरा का त्रिकोणीय प्रेम का चित्रण प्रस्तुत किया है। इन तीनों का प्रेम बताया है उसमें। भुवन, चंद्रमाधव, रेखा और गोरा की मनोदशाओं का चित्रण किया है इन्होंने। और अपने अपने अजनबी, यह उपन्यास है अगेय जी का 1961 ईस्वी का, 1961 का। इसमें क्या किया है इन्होंने? व्यक्ति के मृत्यु से साक्षात्कार का प्रश्न उठाया है। ओके, जो व्यक्ति का मृत्यु से साक्षात्कार होता है उसके प्रश्न को केंद्रीय विषय बनाया है अगेय जी ने। तो ये अगेय जी के ही उपन्यास हैं सारे के सारे।
हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताना है जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। रत्नाकर, बालकृष्ण भट्ट, मुंशी प्रेमचंद या देवकीनंदन खत्री। तो आप विकल्प देखकर समझ गए होंगे। देवकीनंदन खत्री ऐसे उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों को या कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से गैर हिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी। ओके, क्योंकि इनका चंद्रकांता जैसा उपन्यास जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, चंद्रकांता जैसा उपन्यास जो तिलस्मी अय्यारी का उपन्यास है, तिलस्मी अय्यारी का उपन्यास जिसे कहा जाता है, राइट। तो इस तरह के उपन्यास इन्होंने लिखे और चंद्रकांता प्रसिद्ध रूप से बहुत ही भाषाओं में इसका अनुवाद भी हो चुका है। तो इनके तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को। कौन सा अज्ञेय का उपन्यास नहीं है, बताना है। सच्चिदानंद हीरानंद बासियान अज्ञेय जी का कौन सा यहाँ पर दिए गए विकल्पों में उपन्यास नहीं है। नदी के द्वीप तो है, अपने अपने अजनबी भी है और शेख रेख जीवनी भी है। असाध्य बीणा यहाँ पर सही उत्तर होगा क्योंकि यह क्या है, इनका काव्य है। असाध्य बीणा उपन्यास नहीं है, राइट। बाकी सभी उपन्यासों के बारे में मैंने बता दिया है। अपने अपने अजनबी इस उपन्यास के बारे में बताऊं तो इसमें दो प्रमुख पात्र हैं जिनके नाम है योके और सेल्मा। योके और सेल्मा, इनके माध्यम से अज्ञेय ने यहाँ पर जीवन, मृत्यु, वरण की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श किया है। योके और सेल्मा पात्रों के माध्यम से अपने अपने अजनबी उपन्यास में। बाकी नदी के द्वीप में के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, कि इसमें रेखा, भुवन और गोरा के प्रेम को, त्रिकोणीय प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। और शेख रेख जीवनी आपको पता ही है, शेखर के बारे में बातें बताता है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए? क्या सूनी घाटी का सूरज के लिए, राग दरबारी के लिए, अज्ञातवास के लिए, विश्रामपुर का संत उपन्यास के लिए? तो देखिए जी, श्रीलाल शुक्ल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, राइट। 1968 का उपन्यास है इनका राग दरबारी और 1969 में फिर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और देखिए, इस उपन्यास में ऐसे गांव की कथा को माध्यम बनाया गया है जो आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को सजगता और निर्ममता से अनावृत करता है। अर्थात शुरू से अंत तक इतने निसंग और इतने स्वदेशी व्यंग्य के साथ लिखा गया हिंदी का यह पहला उपन्यास भी माना जाता है, राग दरबारी, राइट। कई आलोचकों ने, कई विद्वानों ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास भी माना है। अलग अलग है ना, वैसे परीक्षा गुरु को माना जाता है, कई लोग भाग्यवती को मानते हैं, कई राग दरबारी को मानते हैं, लेकिन कथा के अकॉर्डिंग इसको आप कह सकते हैं। 1968 में लिखा हुआ, 1969 में इसको साहित्य अकादमी और भी इसको कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा सूनी घाटी का सूरज भी श्रीलाल शुक्ल का ही है, 1957 ईस्वी का, 1957 का। और अज्ञातवास भी इन्हीं का है, 1962 का, 1962 का है अज्ञातवास। और विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी का है, 1998, 1998 ईस्वी का उपन्यास, ओके, श्रीलाल शुक्ल का। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र और सुधा के प्रेम की कहानी का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? चंद्र और सुधा के प्रेम का वर्णन का विषय वस्तु किस उपन्यास में बनाया गया है? देखिए, शेखर एक जीवनी, गुनाहों का देवता, गोदान या त्याग पत्र। तो चंद्र और सुधा का प्रेम दिखाया गया है गुनाहों का देवता उपन्यास में, जो है धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती का उपन्यास है यह गुनाहों का देवता। और इसी में चंद्र और सुधा की प्रेम का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। 1949 ईस्वी का यह उपन्यास है, 1949 का, 1949 ईस्वी का। और चंद्र और सुधा के किशोर और भावुक प्रेम की करुण कहानी इसमें कही गई है, राइट। मृगनयनी किसके द्वारा रचा हुआ उपन्यास है? मृगनयनी किसके द्वारा रचित उपन्यास है? क्या रामधारी सिंह दिनकर,
सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए मृगनयनी उपन्यास है आपका वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा रचा हुआ। ओके, वृंदावन लाल वर्मा का 1950 ईस्वी इसका रचना वर्ष है, 1950 ईस्वी मृगनयनी उपन्यास का। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है, बिल्कुल सही। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है, बिल्कुल सही। और सारा आकाश राजेंद्र यादव का है, बिल्कुल सही। उसका बचपन मनु भंडारी का नहीं है। राइट, उसका बचपन मनु भंडारी का नहीं है, बल्कि किसका है, कृष्ण बलदेव का है, कृष्ण बलदेव वैद्य का। ओके, कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखा हुआ है आपका उसका बचपन। गुनाहों का देवता किसका है, धर्मवीर भारती का है, अभी पहले भी बताया 1949 का, 1949 का। और इसमें सुधा और चंद्र की भावुकतापूर्ण प्रेम को बयां किया गया है, उसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और कितने पाकिस्तान, यह 2000 का है, 2000 ईस्वी का कमलेश्वर का है ना, 2000 ईस्वी का है यह कमलेश्वर का। और इसमें धर्म, जाति, भाषा आदि तमाम आधारों पर समाज को बांटने की जो कुत्सित प्रवृत्ति है उसका चित्रण हुआ है। और सारा आकाश यह है आपके राजेंद्र यादव का। और इसका नाम पता है पहले क्या था, सारा आकाश उपन्यास का, प्रेत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं, यह नाम था इसका। जबकि बाद में फिर सारा आकाश नाम से इसे प्रकाशित करवाया गया और यह 1960 का है। ओके, राजेंद्र यादव का 1960 का। और कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी का है। और गुनाहों का देवता है 1949 ईस्वी का। तो ये तमाम बातें आपने याद रखनी है। जबकि आप इनके बारे में याद रख सकते हैं, मनु भंडारी के बारे में, कि इनका अगर यह नहीं है, यह अगर कृष्ण बलदेव का है उसका बचपन उपन्यास, तो फिर मनु भंडारी के उपन्यास तो आपका बंटी है ना, महाभोज, आपका बंटी और महाभोज जैसे उपन्यास है मनु भंडारी की। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रश्न 119 देखिए, रैकव आख्यान नाम से जाना जाने वाला उपन्यास कौन सा है बताना है। रैकव या फिर आख्यान नाम से जाने जाने वाला, क्या पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा या चारु चंद्रलेख। तो देखिए जी, जो यहाँ पर अनामदास का पोथा उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास हैं ये। एक्चुअली ये सभी के सभी इन्हीं के उपन्यास हैं, पुनर्नवा भी, अनामदास का पोथा भी, बाणभट्ट की आत्मकथा भी और चारु चंद्रलेख भी। लेकिन जो रैकव आख्यान नाम से जाना जाने वाला उपन्यास है वह है अनामदास का पोथा, विकल्प 2 सही उत्तर। और देखिए इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती हुई बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। एक औपनिषदिक प्रवृत्ति में लिखा हुआ उपन्यास भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, अनामदास का पोथा को। और बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप जानते ही हैं, इनके बाकी उपन्यास भी आपके सामने ही दे रखे हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, उनके उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा। क्या सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, है ना। तो ये विकल्प के तौर पर आगे पीछे करके दिए हैं, लेकिन हम जल्दी से जानेंगे सही उत्तर। सही विकल्प होगा विकल्प 1 सेवा सदन। कैसे, क्योंकि 1918 में यह उपन्यास आता है, 1918 में। और प्रेमाश्रम आता है फिर 1922 ईस्वी में। ओके, फिर इसी तरह रंगभूमि आता है 1925 ईस्वी में। और निर्मला आता है 1925 में ही। रंगभूमि और निर्मला इनके सेम प्रकाशन है 1925 में ही। फिर इसके बाद गबन आता है 1928 में। और कर्मभूमि आता है 1932 में। और फिर गोदान आता है लास्ट में 1936 में, जो इनका अंतिम उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। इसीलिए यहाँ पर विकल्प 1 सही उत्तर होगा। ओके, सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि और निर्मला 1925, गबन 1928, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936।
तो इससे आगे हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे इससे आगे के प्रश्नों को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सभी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए और बताया भी कीजिए। सभी 2-4 लोग ही बताते हैं, है ना। और जो भी सब आप बताते हैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया।